Hello everyone, my name is Deepa Mehta and welcome back to the channel Kosher Learning. Students, today we are going to learn part 2 of chapter 12, that is forms of market for class 11th. In part 1, we studied detailed concept related to market, then forms of market, meaning of perfect competition and its feature. After that, we studied that three vital conclusions related to perfect competition. Now, in part 2, we are going to learn different, remaining topics, not different, remaining topics. Let's move to the chapter. पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था बेसिकली कि हमारा परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, परफेक्ट कंपटीशन के फीचर्स क्या क्या होते हैं। फीचर्स का मतलब कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कौन सी वाली मार्केट है, ठीक है। इसके बाद हमने क्या पढ़े थे, उसके डिटेल कंक्लूजन्स पढ़े थे कि बेसिकली हमारी एक मार्केट को किस केस में हम परफेक्ट कंपटीशन कह सकते हैं। तो वहां पर हमने उसके बेसिकली क्या करे थे, 8 फीचर्स को पढ़ा था, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने उसके डिटेल कंक्लूजन पढ़े थे। अभी हम पार्ट 2 में किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? मोनोपोली के बारे में, ठीक है। तो काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, समझते हैं कि इसमें क्या क्या हमें पढ़ना है। मोनोपोली, इट इज दैट सिचुएशन ऑफ मार्केट इन विच there is a single seller of a product with no close substitute in the market. कैसे बोला हमें? इसने बोला ये एक ऐसी सिचुएशन होती है मार्केट की, एक ऐसी सिचुएशन होती है मार्केट की जहां पे सिर्फ क्या होता है, सिंगल सेलर होता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये कि जहां पे क्या होता है, एक सिंगल सेलर होता है। सिंगल सेलर का मतलब खरीदने वाले बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन सेल करने वाला सिर्फ एक होगा, ऑफ अ प्रोडक्ट विद नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। और ये जो सेलर है ये ऐसे गुड्स को सेल कर रहा है जिसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट भी मार्केट में अवेलेबल नहीं है, ठीक है। मतलब इनके जो प्रोडक्ट है वो कैसे हैं, बेसिकली जिसका कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि सपोज करो जो वाटर है, वाटर क्या है, मान लो कि दिल्ली में जो वाटर सप्लाई करते हैं वो कौन करता है? दिल्ली जल बोर्ड। कौन करता है? दिल्ली जल बोर्ड। क्या दिल्ली जल बोर्ड के अलावा दिल्ली में कोई और एजेंसी है जो वाटर को सप्लाई करते हैं? तो हम बोलेंगे नहीं। तो दिल्ली जल बोर्ड क्या हो जाएगा? दिल्ली जल बोर्ड की क्या है, बेसिकली दिल्ली में वाटर के ऊपर क्या है, मोनोपोली है, ठीक है। अच्छा, अब आप बोलोगे कि ठीक है हमें दिल्ली जल बोर्ड से पानी नहीं लेना, तो क्या आप इस पानी की जगह कोई दूसरा वाटर यूज कर सकते हो जो इसका क्लोज सब्स्टिट्यूट होगा, ठीक है। तो हम बोलेंगे नहीं। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि दिल्ली जल बोर्ड की क्या है, मोनोपोली है। तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे क्या है, सिंगल सेलर है। सिंगल सेलर कैसे हुआ? क्योंकि दिल्ली में पानी कौन सप्लाई करता है? दिल्ली जल बोर्ड, ठीक है। विद नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, जिसका मार्केट में कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता। सपोज देयर इज ओनली वन फॉर्म डीलिंग इन द सेल ऑफ कुकिंग गैस इन योर टाउन. You get your electricity supply from one agency, that is electricity board. You can travel by railways on control and run by government of India alone. All these are examples of monopoly. इससे बहुत सारे हमें एग्जांपल बताए। इसने बोला जैसे हमारे एरिया में जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं बेसिकली वो कौन है, हमारे यहाँ का जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होता है। बेसिकली अगर आप दिल्ली में रहते हो तो दिल्ली का इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, या फिर यूपी में रहते हो या किसी भी अदर स्टेट में अगर आप रहते हो तो ये क्या होता है, वहां का इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड आपको क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है। तो बेसिकली उनकी क्या होती है, उसके ऊपर मोनोपोली होती है, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि हम इलेक्ट्रिसिटी का कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट ढूंढ के इनकी सर्विस को नहीं अवेल करेंगे। तो हम हम मोनोपोली में बेसिकली कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं कि मोनोपोली एक ऐसी मार्केट होती है जहां पर क्या होता है, सिंगल सेलर होता है एंड क्लोज सब्स्टिट्यूट होता है, ठीक है। अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो इंडियन रेलवे की क्या है, मोनोपोली है। दिल्ली जल बोर्ड की क्या है, मोनोपोली। नॉट दिल्ली जल बोर्ड, जितने भी हमारे स्टेट के जल बोर्ड हैं उनकी क्या होती है, मोनोपोली होती है। जितने भी हमारे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट्स होते हैं इनके क्या होते हैं, मोनोपोली होती है, ठीक है। दिस सिचुएशन ऑफ मार्केट वेयर अ सिंगल फर्म कंट्रोल्स द प्रोडक्शन ऑफ अ कमोडिटी इज कॉल्ड मोनोपोली। जहां पे मोनो का मतलब होता है सिंगल एंड क्या कहते हैं, पॉली का मतलब क्या होता है, कंट्रोल। तो इसका मतलब अगर हम देखें मोनोपोली का मतलब क्या होता है, सिंगल कंट्रोल। मतलब किस तरीके से प्रोडक्शन किया जाएगा, किस तरीके से सेल करा जाएगा, किस तरीके से परचेज करा जाएगा, ये सारे के सारे डिसीजन कौन लेता है? या तो कोई सिंगल बेसिकली सेलर लेता है या फिर एक सिंगल फर्म लेती है, ठीक है। द सिचुएशन ऑफ मार्केट जहां पे सिंगल फर्म क्या करती है, कंट्रोल करती है। जहां पे सिंगल फर्म क्या करती है, कंट्रोल करती है किसके ऊपर, प्रोडक्शन के ऊपर, उसे क्या बोलते हैं, मोनोपोली बोलते हैं। मोनोपोली एक ऐसी मार्केट सिचुएशन है जहां पे सिर्फ एक प्रोड्यूसर है और उसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो इसका मतलब अगर हम मोनोपोली को सम अप करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर मैं बोलूं कि आसान भाषा में मोनोपोली का मतलब क्या हुआ, तो मोनोपोली का मतलब होता है एक ऐसी मार्केट जहां पे क्या होता है, सिंगल सेलर है। क्या है? सिंगल सेलर है। एंड कोई भी क्या है, नो
क्लोज सब्स्टिट्यूट सब्स्टिट्यूट ऑफ कमोडिटी कमोडिटी, ठीक है। एंड जहां पे हमें बेसिकली मोनोपोली को अगर हम ब्रेक करके देखें तो मोनोपोली का क्या मतलब निकल के आता है, एक वर्ड होता है मोनो, एक वर्ड होता है पोली, ठीक है, दोनों इंग्लिश वर्ड है। एक वर्ड होता है मोनो, एक होता है पोली, जिनसे मिलके क्या बना, मोनोपोली, मोनोपोली, ठीक है। जहां पर हमने मोनो का मतलब क्या पढ़ा था, मोनो का मतलब होता है सिंगल, एंड पोली का मतलब क्या होता है, कंट्रोल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सिंगल कंट्रोल। अगर हम बात करें कि मोनोपोली का मतलब क्या होगा, सिंगल कंट्रोल, किसके ऊपर, ओवर द प्रोडक्शन, किसके ऊपर, ओवर द प्रोडक्शन, ठीक है। आई होप इसकी समराइज डेफिनेशन आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि बेसिकली हमारी जो मोनोपोली होती है वो क्या होती है करके, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां तक हमने समझा कि हमारी मोनोपोली क्या होती है। अभी हमें क्या पढ़ना है, इसका फीचर पढ़ना है। अगर हम फीचर्स की बात करें तो बेसिकली हमारे फीचर क्या क्या होते हैं इसे समझते हैं। द मेन फीचर ऑफ मोनोपोली आर एस फॉलोज। सबसे पहले इसने बोला कि वन सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर होते हैं। सेलर क्या है, सिर्फ एक है। सेलर क्या है, सिर्फ एक है। ये हमारे क्या है, सेलर है। ये क्या है, सिर्फ एक है। बायर क्या है, बहुत सारे, ये वन हो गया, ये टू हो गया, ये थ्री है, देन ये फोर है, ये फाइव है। इस तरीके से बहुत सारे क्या होते हैं, हमारे बायर होते हैं। तो फीचर ऑफ मोनोपोली में पहला फीचर क्या हो गया हमारा, वन सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर। अंडर मोनोपोली देयर शुड बी अ सिंगल प्रोड्यूसर ऑफ अ कमोडिटी। इसने क्या बोला कि यहाँ पर क्या होता है, एक सिंगल प्रोड्यूसर होता है। ही मे बी अलोन और देयर मे बी अ ग्रुप ऑफ पार्टनर्स और अ जॉइंट स्टॉक कंपनी और अ स्टेट। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिंगल सेलर का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि वहां पर काम करने वाला एक ही पर्सन है, नहीं। इसका मतलब ये होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सिंगल है, ठीक है। अब हो सकता है कि उसमें बहुत सारी फर्म आती हो सकता है कि एक बड़ी बेसिकली कंपनी हो, एक बड़ा ग्रुप हो, एक स्टेट हो, ठीक है। तो ये क्या हो सकती है, बेसिकली कुछ भी हो सकता है। Thus, there is only one firm under monopoly, but the buyers of the product are large in number. इसने बोला हालांकि हमारी जो सेलर होते हैं वो भले ही एक होता है, लेकिन हमारे बायर्स क्या होते हैं, लार्ज इन नंबर है। कॉन्सिक्वेंटली नो बायर कैन इन्फ्लुएंस द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। इसने बोला कि परिणाम स्वरूप हमारा होता क्या है, कोई भी बायर हमारे प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। नो बायर कैन इन्फ्लुएंस द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। जो बायर हैं वो प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। जैसे कि मान लो कि अगर मान लो आपको रेलवे का टिकट, हमारी जो इंडियन रेलवे का टिकट है, मान लो कि आपको उसका जो प्राइस है वो रिजनेबल नहीं लगता, तो क्या आप उसको चेंज करवा सकते हो, तो आंसर विल बी नो। हम उसको चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि मेरी जो एक्सपेक्टेशन है एज अ बायर, वो जो प्राइस है किस चीज के अंदर, मोनोपोली के अंदर, उसको चेंज नहीं कर सकती है, ठीक है। तो अभी हमें इसका समझना है कि पहला हमने पढ़ा कि वन सेलर होता है, लार्ज नंबर ऑफ बायर होते हैं। सेकंड, इसने बोला कि यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस होती है, किस चीज के ऊपर, एंट्री एंड एग्जिट के ऊपर, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि कोई भी फर्म इजीली बेसिकली मार्केट के अंदर एंटर नहीं कर सकती है। अगर वो एंटर कर पाती तो क्या ये मोनोपोली कहलाती, नहीं। इसका मतलब फिर वो कोई दूसरी फॉर्म होती मार्केट की, बट वो मोनोपोली नहीं होती। तो मोनोपोली में बेसिकली क्या होती है, रेस्ट्रिक्शंस होती है किसके अंदर, एंट्री के अंदर, एज वेल एज एग्जिट के लिए भी। अंडर मोनोपोली देर आर सम रेस्ट्रिक्शंस ऑन द एंट्री ऑफ न्यू फर्म इनटू द मोनोपोली इंडस्ट्री। जनरली देर आर पेटेंट राइट्स। इसने बोला कि यहाँ पे बेसिकली आपको क्या चाहिए होते हैं, पेटेंट राइट चाहिए होते हैं। पेटेंट राइट क्या होते हैं, इसको हम आगे चल के पढ़ेंगे। तो इसने क्या बोला, यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी फर्म जो मोनोपोली के अंदर काम करती है ना, वो पेटेंट राइट के साथ काम करती है। दिल्ली जल बोर्ड जो दिल्ली में पानी की सप्लाई कर रहा है, क्या वो ऐसे ही पानी की सप्लाई कर रहा है, नहीं। उनके पास पेटेंट राइट्स है बेसिकली उस काम को करने के लिए। A monopoly firm has exclusive control over a technique और over the raw material needed for production। इसने बोला कि मोनोपोली में क्या होता है, बेसिकली जो मोनोपोली फर्म्स होती है ना, इसमें क्या होता है, हमारा एक्सक्लूसिव कंट्रोल होता है। क्या होता है, हमारा एक्सक्लूसिव कंट्रोल होता है। कैसा कंट्रोल होता है, हमारा एक्सक्लूसिव कंट्रोल होता है ओवर द टेक्निक और ओवर द रॉ मटेरियल, ठीक है, ओवर द रॉ मटेरियल नीडेड फॉर द प्रोडक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि दिल्ली जल बोर्ड जो हमें पानी सप्लाई कर रहा है, उस पानी के ऊपर सिर्फ कंट्रोल किसका है, दिल्ली जल बोर्ड का है, ठीक है। तो ये चीज हमें समझ में आई। इसके बाद अच्छा, दिल्ली जल बोर्ड अगर चाहे तो क्या किसी दूसरे बोर्ड को इजीली आने दे सकते हैं, तो आंसर विल बी नो, ठीक है। यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस पे क्या है, एंट्री है। आगे हम समझते हैं कि इसका कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। अ मोनोपोली फर्म प्रोड्यूसेस अ कमोडिटी दैट हैज नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। क्या इसने बोला, इसने बोला एक मोनोपोली फर्म के अंदर बेसिकली जो कमोडिटी होती है उनका कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता। अगर उनका क्लोज सब्स्टिट्यूट होता तो क्या वो मोनोपोली कहलाती, नहीं। फिर वो मोनोपोली कहलाती ही नहीं, क्योंकि इनका क्लोज सब्स्टिट्यूट मार्केट में अवेलेबल नहीं है, इसीलिए क्या कहलाती है, मोनोपोली कहलाती है।
देर इज नो क्लोज सब्सटीट्यूट ऑफ रेलवे एज अ बल्क कैरियर। अच्छा, एक छोटी सी चीज समझते हैं, आपके दिमाग में एक ये चीज आ रही होगी कि अगर हमें ये समझाया जा रहा है कि दिल्ली जल बोर्ड हमारा मोनोपोली क्रिएट करते हैं, तो बिस्लैरी भी तो है। बिस्लैरी अगर हम मान लो कि एक तरफ है दिल्ली जल बोर्ड, क्या है, एक तरफ है दिल्ली जल बोर्ड, ठीक है, दिल्ली जल बोर्ड, और एक तरफ हमारी बिस्लैरी, क्या है, बिस्लैरी। तो हमें नहीं पसंद है दिल्ली जल बोर्ड का पानी, तो क्या हम बिस्लैरी का पी लेंगे? लेकिन आप ये भी तो देखो ना, यहाँ पे कॉस्ट में कितना ज्यादा डिफरेंस है, ठीक है, कॉस्ट में क्या है, ह्यूज डिफरेंस होने के कारण आप इसको इसका क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं बोल सकते। क्लोज सब्स्टिट्यूट का मतलब ये होता है जो टेस्ट में, बेसिकली प्राइस में, सब चीज में क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ठीक है, ऑलमोस्ट सिमिलर होनी चाहिए। तो ये क्या होती है, बिस्लरी इसके क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं कहलाएगी। तो अब मोनोपोली फर्म प्रोड्यूसेस अ कमोडिटी दैट हैज नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, जिसका कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट मार्केट में अवेलेबल नहीं है। इसके बाद हम नेक्स्ट समझते हैं फुल कंट्रोल ओवर प्राइस। क्या समझा हमने, इसका क्या होता है, प्राइस के ऊपर पूरा कंट्रोल होता है। सिंस ही अलोन प्रोड्यूसेस द कमोडिटी इन द मार्केट, अ मोनोपोलिस्ट हैज फुल कंट्रोल ओवर इट्स प्राइस। इसने बोला क्योंकि ये क्या करता है, अकेले ही कमोडिटी को प्रोड्यूस करता है, इसीलिए एक मोनोपोलिस्ट का। अब ये मोनोपोलिस्ट कौन होता है, जो मोनोपोली मार्केट के अंदर प्रोडक्शन का राइट लेके बैठे हुए हैं, वो क्या कहलाते हैं, हमारे मोनोपोलिस्ट होते हैं। तो दिल्ली जल बोर्ड इज मोनोपोलिस्ट, एंड बेसिकली हमारी इंडियन रेलवेज मोनोपोलिस्ट, ठीक है। तो हमने क्या समझा कि बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि प्रोडक्शन का राइट सिर्फ एक के पास होता है, तो एक मोनोपोलिस्ट के पास क्या होता है, पूरा कंट्रोल होता है, फुल कंट्रोल ओवर इट्स प्राइस। अब मोनोपोलिस्ट दस इज अ प्राइस मेकर। जो मोनोपोलिस्ट से होता है वो क्या होता है, प्राइस मेकर होता है, वो प्राइस को बनाने वाला होता है। दिल्ली जल बोर्ड डिसाइड करते हैं कि उसे किस रेट पे पानी सेल करना है, ठीक है। इंडियन रेलवे डिसाइड करता है कि उसे किस रेट पे टिकट सेल करना है। ये हम लोग से एज अ बायर हम डिसाइड नहीं कर रहे। तो ही कैन फिक्स वट एवर प्राइस ही विचेस टू फिक्स फॉर हिज प्रोडक्ट। इसने बोला वो जो प्राइस चाहे वो चीज क्या कर सकता है, बेसिकली चार्ज कर सकता है अपने कस्टमर से। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी चीज समझने वाली बात है कि इसने बोल तो दिया कि वो वट एवर प्राइस को फिक्स कर सकता है, बट दिस इज नॉट ट्रूली, बेसिकली क्या कह सकते हैं हम, ये पूरी तरीके से हमारा क्या है, सही नहीं है। पूरी तरीके से सही क्यों नहीं है, देखो, अगर इस तरीके से होता तो जो दिल्ली जल बोर्ड है उसकी तो पानी के ऊपर मोनोपोली है, तो वो बहुत हाई प्राइस पे क्यों नहीं बेचता, क्योंकि ये जो आइटम्स होते हैं जो मोनोपोली के अंदर यूज वाली आइटम्स बेचे जाते हैं, ये बेसिकली किस चीज के होते हैं, ये सोशल यूज के होते हैं, ठीक है। क्या यूज होता है इनका, सोशल यूज होता है। अब ऐसा तो है नहीं ना, अगर हमारी बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट बोले कि पानी के ऊपर तो हमारी मोनोपोली है, हम इसे किसी भी रेट पे बेच सकते हैं, तो ऐसा नहीं होता। सोसाइटी को, समाज के यूज को, ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रख के क्या करा जाता है, प्राइस को सेट करा जाता है, ठीक है। तो फुल कंट्रोल ओवर प्राइस। तो इसने क्या बोला कि जो मोनोपोलिस्ट होते हैं उनका क्या होता है, पूरा कंट्रोल होता है किस चीज के ऊपर, प्राइस के ऊपर, ठीक है। इसके बाद हमें क्या समझना है कि पॉसिबिलिटी ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। पॉसिबिलिटी ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या कहते हैं, देखो, अभी तक हमने क्या पढ़ा कि बेसिकली इसका प्राइस के ऊपर पूरा कंट्रोल रहता है। फिर हमने क्या समझा कि अगर इसका प्राइस के ऊपर पूरा कंट्रोल है, तो इसका मतलब ये भी तो है कि डिस्क्रिमिनेशन इजीली कर सकता है। अच्छा, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव करना, ठीक है। भेदभाव कैसे करा जाता है, कभी आप किसी रेस्टोरेंट में अगर आप बैठे होंगे तो आपने रेस्टोरेंट में देखा होगा, सपोज करो कि आप एक दिल्ली के एक होटल में बैठे हुए या एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं, और आपने वहां पे एक आइटम ऑर्डर करा, कोई भी एक आइटम आपने वहां पे ऑर्डर करा, और उसका प्राइस कितना है, 400 है। आपने सेम ब्रांड का क्या करा, एक दूसरे स्टेट में जाके उस होटल में क्या करा, सेम डिश को ऑर्डर करा, अब वहां पे जो प्राइस है वो 700 है। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ही तो हुआ। ये सुनो, ये क्या कहलाएगा, हमारा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहलाएगा, जहां पे क्या कर रहा है, सेम ब्रांड अपना क्या कर रहा है, डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस को क्या करता है, ऑफर करता है, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन समझते हैं क्या होता है। मैनी अ टाइम अ मोनोपोलिस्ट चार्जेस डिफरेंट प्राइसेस फ्रॉम डिफरेंट कंज्यूमर, इट इज कॉल्ड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। इसे क्या बोला जाता है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बोला जाता है। Price discrimination refers to the practice by a seller of charging different prices from different buyer for the same good. In monopoly, there is a possibility of price discrimination. तो monopoly में ऐसे chances हैं कि वो different different buyer से different different prices को क्या कर सकता है, basically चार्ज कर सकता है, ठीक है। अच्छा, कोई लाइव एग्जांपल जो तुम्हें पता हो जहां पे हमारा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो अगर आप दिल्ली मेट्रो को देखोगे, तो दिल्ली मेट्रो के, अगर आप दिल्ली मेट्रो को देखते हो, ठीक है, तो दिल्ली मेट्रो के केस में आपने एक चीज ऑब्जर्व करी होगी, इनका जो प्राइस है वो आपने देखा होगा कि बेसिकली आफ्टरनून के टाइम पे, आफ्टरनून के समय, मतलब अगर आप देखोगे, मेरे को एग्जैक्ट तो नहीं पता, बट शायद 12 बजे के बाद, अगर 12 PM के बाद, एंड इसके बाद हमारा जो 4 PM से पहले का जो टाइम होता है, या 5 PM जो भी है यहाँ पे, इससे पहले का जो भी हमारा टाइम होता है,
इसके बीच में इनका क्या होता है, प्राइस थोड़ा कम होता है, ठीक है, और बाकी के टाइम इनका प्राइस क्या होता है, थोड़ा ज्यादा होता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप देखोगे तो इनका क्या होता है, वीकडेज में इनका बेसिकली जो प्राइस होता है वो अलग होता है, जबकि वीकेंड्स में इनका जो प्राइस होता है वो थोड़ा अलग होता है। तो इसी को क्या बोला जाता है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बोला जाता है। इसी तरीके से अगर आप एक चीज ऑब्जर्व करोगे तो बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां पे सीनियर सिटीजन्स के लिए प्राइस कुछ और होते हैं, जबकि हमारे जो बेसिकली जो अडल्ट होते हैं या चिल्ड्रंस होते हैं उनके लिए प्राइस कुछ और होते हैं। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल किस चीज के हैं, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के हैं, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है किस केस में, मोनोपोली के केस में। तो अभी तक हमने इसके क्या क्या पढ़ा, हमने इसके 5 फीचर को पढ़ा बेसिकली। पहले कि हमारा एक सेलर होगा और बहुत सारे बायर होंगे। सेकंड हमने पढ़ा कि इनकी नई एंट्री या एग्जिट पेन की क्या होती है, बेसिकली रेस्ट्रिक्शंस होती है ड्यू टू पेटेंट राइट्स। इसके बाद हमने देखा कि इसका कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता। इसके बाद हमने देखा कि इनका प्राइस के ऊपर क्या होता है, पूरा पूरा कंट्रोल होता है। और उसके बाद हमने लास्ट में समझा था कि यहाँ पे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के चांसेस बन सकते हैं। इतनी चीजें हमने यहाँ पे इसकी फीचर्स के बारे में पढ़ी, ठीक है। अच्छा, एक चीज आपके एग्जाम में इन बेसिकली जो हमारी 4 फॉर्म्स है मार्केट की, इनमें से किसी एक के फीचर के बारे में डेफिनेटली लिखने को आने वाला है। तो प्लीज इस चीज को अच्छे से देख के समझ के याद करके जाना, ठीक है। चलो अब हम मोनोपोली के डिमांड कर्व की बात करते हैं कि मोनोपोली का डिमांड कर्व कैसा होता है। Firm full control over price and the monopoly does not mean the monopolist can sell any amount of the commodity at any price। इसने क्या बोला, देखो हमने ये समझा था ना कि अभी जो फॉर्म्स होते हैं इनका पूरा पूरा कंट्रोल होता है किसके ऊपर, प्राइस के ऊपर। तो प्राइस के ऊपर पूरा कंट्रोल होने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं होता कि जो बेसिकली फॉर्म्स हैं ये किसी भी प्राइस पे कमोडिटी को बेच सकते हैं, नहीं। वंस द मोनोपोलिस्ट फिक्सेस प्राइस ऑफ द कमोडिटी, क्वांटिटी डिमांडेड विल एंटायरली डिपेंड अपॉन द बायर। इसने क्या बोला, देखो यहाँ पे 2 साइड्स हैं, एक साइड में सेलर खड़े हैं, एक साइड में बायर खड़े हैं। एक साइड में हमारे सेलर खड़े हैं, एक साइड में हमारे बायर खड़े। तो बेसिकली होता क्या है, हमने बोला कि सेलर को जो भी प्राइस डिसाइड करना था वो उसने कर दिया। मान लो कि पहले सेलर ने जो प्राइस डिसाइड करा वो 10 रुपए करा, ठीक है। तो 10 रुपए में हमारी जो डिमांड थी वो कितनी है, 100 रुपीज है। अब सेलर ने क्या करा, अपना जो प्राइस है वो एकदम से बढ़ा के डबल कर दिया, 20 रुपीज कर दिया। तो क्या ये जो बायर है ये अपनी डिमांड को चेंज करेगा या नहीं करेगा, तो डेफिनेटली अपनी डिमांड को चेंज कर देगा। चेंज क्यों करेगा, इस चीज को समझते। आपने लॉ ऑफ डिमांड को पढ़ा होगा, लॉ ऑफ डिमांड में आपने एक चीज पढ़ी होगी, अगर बाकी सारी चीजें हमारी कांस्टेंट रहती हैं तो प्राइस के चेंज होने के कारण हमारी क्या होती है, क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हो जाती है। क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी, यहाँ पे देखो अगर इस चीज को आप अपने ऊपर लेके देखते हो, अगर किसी कमोडिटी का प्राइस पहले 10 रुपए तो आप उसके 100 आइटम खरीद के लेके आते हो। अब अगर इसका प्राइस 20 रुपए होगा तो क्या आप 100 खरीदोगे, बढ़ा दोगे या कम कर दोगे, तो डेफिनेटली हम इसको कम कर देंगे, ठीक है। जिससे कि हमारे क्या हो, अल्टीमेट जो हमारा बेसिकली एक्सपेंडिचर है उसके ऊपर हमारा बर्डन है। तो यहाँ पे 100 है, तो अब हम ये क्या करना पड़ेगा, अब इसका प्राइस अगर पूरा 100% बढ़ा तो हमें इसकी डिमांड कम करनी पड़ेगी। लेट सपोज कि हमने इसकी क्या करी, डिमांड को क्या करा, 40 कर दिया। तो इसने क्या बोला कि अगर बात करी जाए तो फॉर्म फुल कंट्रोल ओवर प्राइस एंड द मोनोपोली डज नॉट मीन, इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं कि जो मोनोपोलिस्ट है वो कुछ भी प्राइस को चार्ज कर सकता है। कुछ भी प्राइस वो चार्ज नहीं कर सकता है, क्यों बेसिकली अगर वो कुछ भी प्राइस चार्ज करता है तो जो कंज्यूमर है वो क्या करते हैं, अपने डिमांड को कम कर देते हैं। और बेसिकली कम नहीं करते, ये लोग बहुत कम कर देते हैं, ठीक है। इफ द बायर्स फील दैट प्राइस इज हाई, अगर बायर को ये लगेगा कि प्राइस क्या है बहुत ज्यादा, तो क्वांटिटी डिमांडेड विल बी लो, यस और नो। अगर बायर को ऐसा लगता है, इफ द बायर्स फील दैट प्राइस इज हाई, अगर बायर को लगता है कि प्राइस क्या है, हाई है, तो जो क्वांटिटी डिमांडेड होगा वो लो कर देंगे, वो कम कर देंगे। अपने एग्जांपल में हमने देखा था ना कि हमारा अगर प्राइस डबल होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो गया, 40 हो गया, मतलब बहुत नीचे आ चुका है। एंड वाइस वर्सा, ठीक है। और इसका उल्टा भी हो सकता है, अगर प्राइस कम करेंगे तो हो सकता है कि हमारे क्या हो, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ भी जाए। अकॉर्डिंगली देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस फिक्स्ड बाय द मोनोपोलिस्ट एंड क्वांटिटी सोल्ड बाय द मोनोपोली। इसने बोला इसका मतलब इनके बीच में रिलेशन कैसा है, इनवर्स रिलेशन है। इनवर्स का मतलब कैसा रिलेशन होता है, उल्टा रिलेशन होता है। अगर प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड घटेगा, अगर प्राइस घटेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगा, ठीक है। तो ये समझ में, बिटवीन प्राइस फिक्स्ड बाय द मोनोपोलिस्ट एंड क्वांटिटी सोल्ड बाय द मोनोपोली फर्म और क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द मोनोपोली प्रोडक्ट, डिमांड का फेसिंग अ मोनोपोली फर्म इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। ये हमारे लिए थोड़ा एक इंपॉर्टेंट वर्ड बन जाता है, क्या इसका बेसिकली है मीनिंग। इसने बोला कि अगर यहाँ पे
जो डिमांड कर्व होता है वो कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। अब ये डाउनवर्ड स्लोपिंग क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है ऊपर से नीचे की ओर। क्या होता है, ऊपर से नीचे की ओर। दिस प्रूव दैट पॉइंट दैट मोनोपोलिस्ट फेसेस अ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व which shows that more can be sold any only at a lower price. Accordingly, demand curve facing a monopolist is a constraining factor. I'm really very sorry. Unlike a perfectly competitive firm, a monopolist cannot sell any amount at the given price. अब इसको हम एक बार समराइज करके समझ लेते हैं कि हमें क्या बेसिकली बोलना चाह रहे हैं या क्या हम समझना चाह रहे हैं। देखो, एक छोटे से एक एग्जांपल लेते हैं कि हमने बोला कि यहाँ पे हमारा क्या है, एक मोनोपोलिस्ट है। क्या है, एक मोनोपोलिस्ट है। ठीक है, मोनोपोलिस्ट है। क्या इनका नाम रखे, इनका नाम हमने रख दिया मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स, ठीक है। अभी इन्होंने क्या करा, ये किसी गुड्स को मतलब किसी गुड्स को क्या करते हैं, ये सेल करते हैं, जिसका प्राइस पहले कितना था, 10 रुपए। तो इसका क्वांटिटी डिमांडेड हमने कितना बोला, 100 रुपीज है। मतलब हम 10 रुपए में 100 पीसेस खरीदने को तैयार है। अब मिस्टर एक्स ने क्या करा, इसके प्राइस को बढ़ा दिया। मिस्टर एक्स ने क्या करा, इसके प्राइस को बढ़ा दिया। जब ये इसके प्राइस को बढ़ाएंगे तो क्या मैं सेम क्वांटिटी को खरीदूंगी, नहीं। हमारा एक्सपेंडिचर भी तो चीज होती है ना। तो हम क्या करेंगे, इसकी क्वांटिटी डिमांडेड को हमने घटा के, मान लो कि हमने कितना करा, इसको 40 रुपीज कर दिए। तो अब अगर हम इसका ग्राफ बनाने चलेंगे तो हमारे ग्राफ कैसे बनेगा, देखो हमारा ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। ठीक है, ये हमारा ग्राफ बनेगा। पहले हमारा प्राइस कितना था, 10 रुपए था। कितना था प्राइस, 10 रुपए। ठीक है, मान लेते हैं ये 10 रुपए। तो हमारा क्वांटिटी डिमांडेड कितना था, 100 था। कितना था, 100 था। ठीक है, मान लेते हैं कि ये चीज हमारी कितनी है, 10 है, यानी ये चीज कितनी है हमारी, 100 है। ठीक है, ये 100 है। अच्छा, अब मैंने बोला कि मान लो कि मेरा प्राइस कितना हो गया, 20 रुपए हो गया। अब क्वांटिटी डिमांडेड कितनी हो गई, 40 हो गई। कितनी हो गई, 40 हो गई। ठीक है, ये कितनी हो चुकी है हमारी, 40 हो गई है। एक मिनट, एक पेन चेंज कर लेते हैं, या छोड़ इसी से करते हैं। अब हमारी क्या हो गई है, ये 40 रुपीज हो गई है। प्राइस कितना हो गया, ये 20 हो गया। तो जब ये प्राइस बढ़ा तो मेरी क्वांटिटी डिमांडेड अंदर की तरफ शिफ्ट हो गई। तो हम इसको डिमांड का इस तरीके से ड्रॉ होगा ना, ये इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से क्या होगा, ड्रॉ होगा। तो बेसिकली ये क्या हमारा डिमांड कर्व है, कब, मोनोपोली के अंदर। क्या शेप होती है डिमांड कर्व की, अगर हम बात करें, हमारी जो डिमांड कर्व की शेप होती है वो कैसी होती है, डिमांड कर्व की शेप होती है डाउनवर्ड, डाउनवर्ड स्लोपिंग। कैसी होती है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, तो आई होप चीजें समझ में आ गई होंगी कि हम यहाँ पे क्या पढ़ने जा रहे थे। हमारा डिमांड का पढ़ने जा रहे थे, डिमांड का फोरम मोनोपोली। फर्म का पूरा कंट्रोल होता है प्राइस के ऊपर। जो मोनोपोलिस्ट होते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो पूरा पूरा प्राइस जो उनका मन करे वो उससे चार्ज कर सकते हैं। क्योंकि अगर वो एक्सेस प्राइस बढ़ा देते हैं तो बेसिकली बायर क्या होगा, अपनी जो क्वांटिटी डिमांडेड है उसे कम कर देगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस के बीच में इनवर्स रिलेशन होता है। एंड इनवर्स रिलेशन होने के कारण इनका जो डिमांड कर्व होता है वो कैसा होता है, इट्स डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इस ग्राफ को देखें तो ये बेसिकली हमारा क्या है, डिमांड कर्व है। किस चीज के लिए, मोनोपोली फर्म के अंदर। ठीक है, मोनोपोली फर्म के अंदर हमारा डिमांड कर्व क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग हो जाएगा। आई होप चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, अब हमें ये समझना है कि बेसिकली हमारी जो मोनोपोली मार्केट स्ट्रक्चर है वो आता क्यों। देखो, सबसे पहले हमने समझा कि मोनोपोली क्या होता है, फिर हमने समझा कि उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, फिर हमने समझा कि उसका डिमांड कब क्या होता है। अब हम मोनोपोली को ये समझ रहे हैं कि देखो, अगर आपको बोला जाए कि आपको एक बिजनेस करना है, तो आप बोलोगे कि ठीक है, मेरे को भी एक ऐसा बिजनेस करना है जहाँ पे मोनोपोली हो, क्योंकि मोनोपोली में बेनिफिट्स बहुत सारे हैं, है ना। एक तो आपको कोई कॉम्पिटिटर नहीं आने वाला, दूसरा आपका जो मन करेगा वो वाला प्राइस चार्ज कर सकते हो। तो आपका मन तो यही करेगा कि मोनोपोली में काम करे। बट मोनोपोली की जो सिचुएशन है ये आती क्यों है, तो इसको समझते हैं। सबसे पहले हमने समझा, मोनोपोली मार्केट स्ट्रक्चर में अराइज इन एनी ऑफ द फॉलोइंग वेज। क्या इसने बोला, इसने बोला जो मोनोपोली स्ट्रक्चर है वो इसमें से किसी भी एक तरीके से आ सकता है। जिसमें से पहला कौन सा है, गवर्नमेंट लाइसेंसिंग, गवर्नमेंट कंट्रोल। क्या है, गवर्नमेंट लाइसेंसिंग, गवर्नमेंट कंट्रोल। ठीक है, the government may grant license for the production of a particular commodity only to one producer। क्या इसने बोला, इसने बोला गवर्नमेंट चाहे तो लाइसेंस दे सकती है किसी एक ही प्रोड्यूसर को कि किसी पर्टिकुलर कमोडिटी को क्या करो, प्रोड्यूस करो। जैसे कि मान लो अभी हमें कोविड की अगर वैक्सीन बनानी होती तो ऐसा तो नहीं है कि गवर्नमेंट सबको लाइसेंस बांट रही है।
कोविड की वैक्सीन बनानी है, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या सबको लाइसेंस बांटेगी? नहीं, गवर्नमेंट क्या करेगी, कुछ एक या दो ऑर्गेनाइजेशन को क्या करेगी कि ठीक है आप इसके ऊपर रिसर्च करो, और जो अच्छे से काम करेगा उसको गवर्नमेंट क्या करते हैं, लाइसेंस देती है कि फाइनली यू आर एलिजिबल टू प्रोड्यूस समथिंग। तो यहाँ पे गवर्नमेंट जो लाइसेंस देती है किसी चीज के प्रोडक्शन को किसी एक पर्टिकुलर प्रोड्यूसर को, उसकी वजह से क्या होती है, मोनोपोली क्रिएट होती है, ठीक है। तो गवर्नमेंट लाइसेंसिंग, गवर्नमेंट कंट्रोल, अकॉर्डिंगली मोनोपोली कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, जिसकी वजह से मोनोपोली क्या आ जाती है, एग्जिस्टेंस में आ जाती है। द गवर्नमेंट में डिसाइड टू कंट्रोल द प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन गुड्स एक्सक्लूसिवली थ्रू इट्स डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग लाइक रेलवे इन इंडिया। क्या इसने बोला, इसने बोला जैसे कि हमारे यहाँ पे रेलवे की क्या है, मोनोपोली है, हमारे यहाँ पे दिल्ली जल बोर्ड की क्या है, मोनोपोली है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे क्या होती है, मोनोपोली क्रिएट होती है, जिसमें सबसे पहला कारण क्या है, गवर्नमेंट लाइसेंसिंग। इसके बाद सेकंड क्या है, पेटेंट राइट। अब ये पेटेंट राइट क्या होता है, इस चीज को समझते हैं। कहते हैं न्यू प्रोडक्ट में सिक्योर पेटेंट राइट, इट अमाउंट्स टू मोनोपोली राइट्स रिगार्डिंग द शेप, डिजाइन और अदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्रोडक्ट। जैसे मान लो कि आपने ये देखा होगा कि हमारे कई सारे ब्रांड्स होते हैं, तो ब्रांड्स के अपने जो सिंबल होते हैं वो क्या होते हैं, उनके पेटेंट राइट है बेसिकली, कि इस तरीके का जो प्रोडक्ट है या इस शेप का जो डिजाइन है, ये जो शेप है मेरे प्रोडक्ट का, वो सारी की सारी किस क्या हो जाती है, हम अपनी पेटेंट करवा लेते हैं। जैसे मान लो कि हमने क्या बोला कि सपोज करो हमने बोला कि जो कोको कोला की बोतल है, मैंने बोला कि वो रेड एंड व्हाइट इन कलर होगी। अब मैंने बोला कि अगर वो रेड एंड व्हाइट इन कलर है, मैं इस तरीके से अपने कोको कोला का क्या करने वाली हूँ, बेसिकली शेप रखने वाली हूँ, तो उस चीज को मैं पेटेंट करवा लेती हूँ, ताकि कोई और जो प्रोड्यूसर है वो मेरे कमोडिटी को कॉपी करके सेम मार्केट में बेच के लोगों को एक तरीके से बेसिकली मिसगाइड ना करे, ठीक है। तो पेटेंट राइट दूसरा कारण है, न्यू प्रोडक्ट में सिक्योर पेटेंट राइट, इट अमाउंट्स टू मोनोपोली राइट्स रिगार्डिंग द शेप, डिजाइन और अदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्रोडक्ट। Likewise, patent right may be secured on new technology which prohibits the use of patented technology by others। इसने क्या बोला, जो पेटेंट राइट्स होते हैं इनको सिक्योर करा जाता है और न्यू टेक्नोलॉजी के ऊपर, जो कि प्रोहिबिट करती है यूज ऑफ पेटेंटेड टेक्नोलॉजी, ठीक है, बाय अदर्स। अकॉर्डिंगली मोनोपोली मार्केट स्ट्रक्चर इमर्स, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा क्या होता है, मोनोपोली बेसिकली मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो दिखाई देता है। इसके बाद क्या है हमारा, नेचुरल अकरेंस। अब ये नेचुरल अकरेंस क्या होता है, कहता है सम टाइम मोनोपोली क्रिएट नहीं करी जाती, लेकिन बाय चांस वो क्रिएट होती है। जैसे इसने बोला, मोनोपोली में एग्जिस्ट एज ए नेचुरल फिनोमिनन, द ओनली स्प्रिंग ऑफ वाटर इन एन आइलैंड फॉर एग्जांपल मे बी अंडर द कंट्रोल ऑफ वन पर्सन हु एक्सरसाइज फुल कंट्रोल ओवर प्राइस ऑफ वाटर विदाउट एनी कंपटीशन। तो ये क्या हो गया, हमारा नेचुरल अकरेंस हो गया। जैसे पानी के ऊपर जो है, इंडिया की टेरिटरी के आसपास जो पानी है उसमें क्या है, इंडिया की भी क्या है, उसमें मोनोपोली है। उस पानी को कौन यूज कर सकता है, सिर्फ इंडिया यूज कर सकती है। अगर कोई दूसरी कंट्री यूज करेगी तो उसको क्या करना पड़ेगा, परमिशन लेना पड़ेगा। तो ये क्या है, नेचुरल अकरेंस होता है। इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये है कार्टेल्स। इसको क्या कहते हैं, इसको समझते हैं। It refers to the collective decision making by a group of firms with a view to avoid competition and securing monopoly control of the market। इसमें क्या होता है कि बहुत सारी कंपनी क्या होती है, एक साथ आ जाती है। क्या करती है, बहुत सारी कंपनी, जैसे मान लो कि एक छोटी कंपनी है, एक दो तीन चार, इस तरीके से जितनी भी कंपनी सारी मिलकर क्या करती है, एक डिसीजन मेकिंग करती है कि हम क्या करेंगे, जितनी हम फर्म्स है इतनी हम मार्केट में काम करेंगे, जिससे कि क्या हो, एक तरीके से मोनोपोली क्रिएट करके बैठते हैं ये। तो इट रेफर्स टू कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग बाय अ ग्रुप ऑफ फर्म्स विद अ व्यू टू अवॉइड कंपटीशन एंड सिक्योरिंग मोनोपोली कंट्रोल। किस चीज को, ताकि कंपटीशन को अवॉइड किया जा सके and securing monopoly control of the market। Competing firms may reach a broad agreement on the pricing and output policy so that competition is avoided and a sort of joint monopoly structure of the market emerge। इसने बोला यहाँ पे जो हमारी competing firms होती है ना, ये क्या करती है, अपने प्राइस को, आउटपुट पॉलिसी को डिसाइड करके चलती हैं, जिससे कि कल को ऐसा ना हो कि जैसे मान लो इन्होंने, ये सब क्या है, सिमिलर प्रोडक्ट को बनाते हैं। इन्होंने क्या करा, अपने प्राइस की जो प्राइस है उसे कितना रखा हुआ है, 900 रुपीज रखा हुआ है। अब एक दूसरी फर्म 850 पे बेचने लग जाए, तो इस तरीके से ये क्या करती है, काम नहीं करते हैं। क्यों, क्योंकि अगर एक 850 पे सेल करेगी तो बाकी सबको भी 850 पे आना पड़ेगा नीचे। तो ये क्या करते हैं, इस तरीके की चीजों को अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं, कार्टेल्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं, ठीक है। जहां पे बहुत सारे फर्म्स मिलके क्या करेंगे, डिसीजन मेकिंग करेंगे, अपने प्राइस को डिसाइड करेंगे, अपनी प्रोडक्शन पॉलिसीज को डिसाइड करेंगे, एंड उसके बाद ये क्या करते हैं, कोई नई फर्म मार्केट में इनके लिए कंपटीशन ना खड़ा कर दे, इसके लिए क्या करते हैं, मिलके कलेक्टिवली काम करते हैं। तो इसको क्या बोला जाता है, कार्टेल्स। तो बेसिकली हमारे चार कारण थे जिसकी वजह से हमारी क्या होती है, मोनोपोली क्रिएट होती है। सबसे पहला है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट लाइसेंसिंग,
गवर्नमेंट लाइसेंसिंग। इसके बाद अगला क्या है हमारा, इसके बाद अगला था हमारा पेटेंट राइट, पेटेंट राइट, नेचुरल अकरेंस, और लास्ट क्या हमारा कार्टेल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या हमारा कार्टेल्स। अब नेक्स्ट समझते हैं हम अपना टॉपिक मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है, देखो काफी इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। इट इज अ फॉर्म ऑफ मार्केट इन विच देयर आर मैनी बायर्स एंड सेलर ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, आपने अब आप सोचोगे कि ये तो हमारा परफेक्ट कंपटीशन में भी होता है, फिर इसमें अलग क्या है, इसमें अलग है। ठीक है, बट द प्रोडक्ट ऑफ ईच सेलर इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अदर। ठीक है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होता था, उनके प्रोडक्ट कैसे होते हैं, होमोजीनियस। यहाँ पे क्या होता है, प्रोडक्ट एक दूसरे से अलग होते हैं। तो इसका जो हमने मेन समझा ये क्या है, मैनी बायर एंड सेलर। पहले तो एक ऐसी मार्केट का फॉर्मेशन है जहां पे बहुत सारे बायर और बहुत सारे सेलर होते हैं, लेकिन जो प्रोडक्ट होता है हर एक सेलर को वो डिफरेंशिएट होता है फ्रॉम द अदर्स। देयर आर मैनी सेलर सेलिंग ए डिफरेंशिएट प्रोडक्ट। यहाँ पे अलग अलग सेलर क्या करते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट को क्या करते हैं, सेल करते हैं। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज जनरली प्रमोटेड थ्रू ट्रेडमार्क और ब्रांड नेम। इसने बोला जो प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन करा जाता है बेसिकली किसके नाम से करा जाता है, ब्रांड नेम से करा जाता है। जैसे कि हमने यहाँ पे क्या देखा है, एग्जांपल के लिए फर्म्स प्रोड्यूसिंग डिफरेंट ब्रांड ऑफ टी लीव, जैसे कि टाटा टी प्रीमियम, ताजमहल, ये सारी की सारी क्या है, अलग अलग क्या है, टी लीव्स है। अब हमें एक चीज बताओ, मार्केट में 100 तरीके की चाय पत्तियां बेची जा रही हैं, हम क्या उनको सिर्फ देख के या उनकी स्मेल से उनको पहचान पाते हैं? नहीं, हम क्या पहचानते हैं उनको, उनके ब्रांड नेम से पहचानते हैं। ठीक है, तो ब्रांड नेम क्या कर रहा है, डिफरेंशिएशन क्रिएट कर रहा है। इसी तरीके से अगर डिफरेंट डिफरेंट होटल्स की बात करें तो वो क्या कर रहे हैं, अपने ब्रांड नेम से क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट क्रिएट कर रहे हैं। कौन सी मार्केट है, मोनोपोलिस्टिक है। इसके बाद अगर हम बात करें कि बहुत सारी जैसे जो कार मेकिंग कंपनीज है, तो उसमें भी क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट कार मेकिंग कंपनी क्या कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड कंपनी लॉन्च करती है, जिससे कि एक कार दूसरी कार से क्या हो सके, डिफरेंशिएट हो सके। तो बेसिकली मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन को अगर हम आसान भाषा में समझें तो क्या है, बहुत सारे बायर, बहुत सारे सेलर हैं, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट है, और हर एक प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन करा जाता है ब्रांड नेम के थ्रू। ठीक है, तो ये क्या है, इसका मतलब हम ये चीज समझ सकते हैं कि हम अपनी डेली लाइफ में जितने भी प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं, इसमें से मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट हमारे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन से ही आते हैं। ठीक है, आप घर में ब्रश यूज करते हो, आप घर में टूथपेस्ट यूज करते हो, आप घर में टी लीव्स यूज करते हो, शुगर यूज करते हो, राइस यूज करते हो, मोटर व्हीकल यूज करते हो, मोबाइल फोन यूज करते हो, ये सारे के सारे हैं क्या, ये सारे के सारे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन से ही उठ के आए हैं। ठीक है, चलो ये हमने मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में समझा कि लार्ज नंबर ऑफ बायर, लार्ज नंबर ऑफ सेलर है। ठीक है, ब्रांड नेम से डिफरेंशिएट करा जा रहा है किस चीज का, प्रोडक्ट को। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इंक्लूड्स द फीचर ऑफ मोनोपोली एंड परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, वेरी वेल सेड, कि इसने बोला कि जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होते हैं उसमें थोड़ी थोड़ी जो झलक है या थोड़ी थोड़ी जो ग्लिम्स है वो किसकी है, मोनोपोली की, थोड़ी थोड़ी किसकी है, परफेक्ट कंपटीशन की। ट्रेडमार्क और ब्रांड नेम गिव सेम मोनोपोली पावर, सॉरी सम मोनोपोली पावर। इसने बोला क्योंकि हमारा अपना एक ब्रांड है जो हमें क्या कर रहा है, हमारे ब्रांड के ऊपर हमें मोनोपोली क्रिएट करने देता है। जैसे मैंने बोला कि सपोज करो एक कार मेकिंग कंपनी है मारुति। ठीक है, तो मारुति के अपने प्रोडक्ट के ऊपर तो बेसिकली मोनोपोली है ही ना, तो मारुति। तो टू द फर्म्स, डिफरेंट फर्म्स ऑफन चार्ज डिफरेंट प्राइसेस फॉर देयर प्रोडक्ट। इसने क्या बोला, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट फर्म क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस को चार्ज करते हैं अपने प्रोडक्ट के लिए। इन अदर वर्ड्स ईच फर्म टेंड टू एक्सरसाइज सम कंट्रोल ओवर प्राइस। इसने क्या समझाया यहाँ पे, इसने ये समझाया कि अलग अलग फर्म अपने प्रोडक्ट के हिसाब से अलग अलग प्राइसेस को चार्ज करती है। अब आपने देखा होगा कि कार मेकिंग कंपनी में कोई कार हमारी 80 लाख की भी सोल्ड होती है, जबकि कोई कार हमारी कितनी है, 10 लाख में भी सेल हो जाती है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, जो हमारा प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन या प्राइस का डिफरेंशिएशन करा जाता है वो हमारे ब्रांड नेम के थ्रू करा जाता है। ऑन द अदर हैंड, सिंस मैनी फर्म्स आर प्रोड्यूसिंग अ कमोडिटी लाइक टूथपेस्ट, देयर इज कंपटीशन इन द मार्केट। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी जो हमारी फर्म्स होती हैं वो सेम कमोडिटी को क्या करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या आ जाता है, कंपटीशन क्रिएट होता है। नो फर्म इज एबल टू एक्सरसाइज फुल कंट्रोल ओवर प्राइस। इसने क्या बोला, क्योंकि बहुत सारी फर्म है तो कोई भी फर्म ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से अपना क्या करे, बेसिकली प्राइस के ऊपर कंट्रोल कर सके। Thus, we can say that a firm under monopolistic competition exercise only a partial control over price। ठीक है, क्योंकि हमने एक चीज समझा, देखो जैसे मान लो कि मार्केट में अगर सारी की सारी सेम ब्रांड, बेसिकली जो टी लीव्स की जो कंपनी है
मान लो कि 10 कंपनी है, ठीक है। अब 10 कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है, टेस्ट वाइज या क्वालिटी वाइज, ठीक है, गुडनेस वाइज सब कुछ सेम है। अगर एक जो फर्म है वो 400 पर केजी का बेच रही है, तो क्या सारी कोई दूसरी फर्म अपनी 800 पर केजी बेच सकती है? नहीं। अगर वो इतना प्राइस चार्ज करेगी, तो यहाँ पे क्या है, जो उसकी डिमांड होगी वो कैसी होगी? इलास्टिक डिमांड होगी। प्राइस, अगर उसने प्राइस अपने 400 से 800 करो, तो डिमांड उसकी क्या हो जाएगी? एकदम से नीचे आ जाएगी, है ना। क्योंकि फिर हम क्या करेंगे, बीइंग अ रेशनल कंज्यूमर, हम अपनी डिमांड शिफ्ट कर देंगे किसी दूसरी फर्म की तरफ। तो इसीलिए इसने बोला कि यहाँ पे इनका जो प्राइस के ऊपर कंट्रोल होता है वो सिर्फ पार्शियल होता है, ना कि फुल कंट्रोल होता है। एक बार क्या समझा, पूरे को रिवाइज कर लेते हैं। बहुत सारे बायर, बहुत सारे सेलर होते हैं, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट होते हैं। और इसने बोला कि जो हमारा प्रोडक्ट होता है उसकी सेल होती है ट्रेड नेम के थ्रू। आगे इसने बोला कि जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होती है उसमें मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन दोनों के फीचर होते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे इनका अपना, फर्म का अपना खुद का ट्रेड नेम, खुद का ब्रांड नेम होता है, जिसकी वजह से डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस को चार्ज कर पाती है। इसके बाद हमने समझा कि इनका जो प्राइस के ऊपर होता है वो कैसे कंट्रोल होता है? पार्शियल कंट्रोल होता है। कैसा कंट्रोल होता है? पार्शियल कंट्रोल। अच्छा, पार्शियल कंट्रोल क्यों है? क्योंकि इनकी जो प्राइसिंग पॉलिसी है ये पूरी तरीके से इनके डिसीजन मेकिंग पर निर्भर नहीं करती है। इनकी जो प्राइसिंग पॉलिसी है वो इनके राइवल, इनके कॉम्पिटिटर के ऊपर भी क्या करती है? निर्भर करती है, ठीक है। अगर इनके राइवल प्राइस को बढ़ाएंगे या घटाएंगे, तो उस हिसाब से इनको भी क्या करना पड़ेगा? अपनी प्राइसिंग पॉलिसी को चेंज करके रखना पड़ेगा। आई होप चीजें समझ में आ रही होंगी। फीचर्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या है, समझते हैं वन बाय वन। पेपर में आपकी किसी एक मार्केट फॉर्मेशन में से फीचर्स को लिखने के लिए जरूर आएगा, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको क्या करना है, इनको रिवाइज करना है। द मेन फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन आर एजेंडा, सबसे पहला लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, जो कि हमारा क्या होता है? परफेक्ट कंपटीशन का भी फीचर होता है, ठीक है। वहां पे भी लार्ज नंबर ऑफ बायर होते हैं एंड यहाँ पे भी लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर होते हैं। As in the perfect competition, there are large number of buyer and seller. The size of each firm is small. अब क्योंकि एक चीज बताओ, देखो मार्केट तो अपने आप में 100% है ना। ये हमारा मार्केट प्लेस है, ये क्या है? अपने आप में 100 प्लेस है। अब अगर मान लो कि इसमें 4 सेलर काम करते हैं, तो हम ये मानते हैं कि हमारा इक्वल इक्वल सबका शेयर है, सबको 25-25 मिलेगा, ठीक है। 25% की क्या होगी? इनकी मार्केट शेयर होगी। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे काम ही 20 फॉर्म कर रही है, तब क्या होगा? तब आपको 5-5% का शेयर मिलेगा, यस और नो। तो इस तरीके से हम क्या समझते हैं कि जितनी ज्यादा फॉर्म होती है उनका जो मार्केट शेयर होता है वो क्या होता है? लिमिटेड होते चला जाता है, मतलब कम होते चले जाते हैं। इसीलिए हमेशा ऐसी मार्केट प्लेस अच्छी मानी जाती है जहां पे आपके क्या हो, कॉम्पिटिटर बेसिकली कम हो। क्योंकि वहां पे आप क्या कर सकते हो? अपने प्रीमियम प्राइस को चार्ज करके बेसिकली अच्छा मुनाफा कमा सकते हो। तो लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर में हमने समझा कि इसमें क्या होता है? लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड लार्ज नंबर ऑफ शेयर होते हैं, लेकिन हर एक फर्म का क्योंकि साइज छोटा होने के कारण क्या होता है? एक लिमिटेड शेयर होता है। इसके बाद हमने समझा कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्या होता है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्या है? इज अ डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ठीक है। डिफरेंशिएशन का मतलब ही होता है आप अपने प्रोडक्ट को राइवल फर्म से या आपके कॉम्पिटिटर से अलग रखो, और इस तरीके से रखो विच आर नॉट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट बट क्लोज सब्स्टिट्यूट, जो कि क्या है? एक दूसरे के परफेक्ट सब्स्टिट्यूट तो ना हो, लेकिन क्लोज सब्स्टिट्यूट हो। जैसे मान लो कि अगर किसी को टाटा टी प्रीमियम पसंद है, ठीक है, टाटा टी पसंद है, तो उसके लिए क्या है बेसिकली, अगर हम बात करें कि ताज, ये भी एक टी का ब्रांड है, टाटा टी वाले के लिए ये एक परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं है, लेकिन क्लोज सब्स्टिट्यूट जरूर है, ठीक है। वो ये नहीं बोल सकता, अगर किसी को मान लो कि पसंद ही टाटा टी है, तो क्या वो बोलेगा कि नहीं टाटा टी नहीं होती तो मैं ताज भी पी लेता हूँ? नहीं, उसके लिए वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं होगा, लेकिन उसके लिए क्या होगा? वो क्लोज सब्स्टिट्यूट होगा। एक सेकेंड, ठीक है। तो क्या होगा? उसके लिए ये क्लोज सब्स्टिट्यूट होगा। एग्जाम्पल के लिए कोलगेट टूथपेस्ट एंड क्लोजअप टूथपेस्ट आर क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर इवन व्हेन दे मे नॉट बी परफेक्ट सब्स्टिट्यूट फॉर मोस्ट बायर इन द मार्केट, ठीक है। ये क्लोज सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं, लेकिन परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकते। जरूरी नहीं है कि अगर किसी को कोलगेट पसंद है तो उसको क्लोजअप भी इक्वली पसंद होगा, ठीक है। कुछ को हो सकता है, कुछ को नहीं हो सकता है। इसीलिए बोला गया कि ये परफेक्ट सब्स्टिट्यूट तो नहीं है बट क्लोज सब्स्टिट्यूट है, ठीक है। तो पहला फीचर क्या था? लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर। सेकंड फीचर क्या है? प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन। इसके बाद थर्ड फीचर कहता है हमारा सेलिंग का कॉस्ट। कहता है ईच फर्म हैज टू स्पेंड अ लॉट ऑन द एडवर्टीजमेंट, ठीक है। देखो ये एक अलग इसका फीचर है, सेलिंग कॉस्ट। कहते हैं ये, इसको हम एडवर्टीजमेंट कॉस्ट भी बोल सकते हैं।
कहता है कि हर एक फर्म को अपने प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाने के लिए, उसकी क्वालिटी को एक्सप्लेन करने के लिए एडवर्टीजमेंट करना पड़ता है। तो कहता है कि एडवर्टीजमेंट के ऊपर उसको क्या करना पड़ता है, ह्यूज कॉस्ट बियर करना पड़ता है। In order to sell more unit of the product, it gives wide publicity of its product in newspapers, cinemas, journal, radio, TV. कहता है the expense on advertisement and publicity are called selling cost. तो कहता है कि इनके ऊपर अपने प्रोडक्ट को अपनी फर्म से कस्टमर के घर तक कैसे पहुंचाया जाए, इसके लिए वो क्या करता है, एडवर्टीजमेंट करता है। एंड एडवर्टीजमेंट के ऊपर जो करी गई कॉस्ट है वो क्या हो जाती है, हमारी सेलिंग कॉस्ट हो जाती है। ठीक है, जो कि हमें मोनोपोलिस्टिक फर्म में के अंदर या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर क्या करनी पड़ती है, ह्यूज मात्रा में बियर करना पड़ता है। इसके बाद है फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। कहता है फर्म्स आर फ्री टू एंटर द इंडस्ट्री और लीव इट। कहते हैं जो फर्म्स है वो जब चाहे आ सकती है, जब चाहे जा सकती है। न्यू फर्म्स मे नॉट हैव एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ एंट्री इनटू इंडस्ट्री। ये इसने बहुत अच्छी बात समझाई है हमें। इसने बोला कि हमने बोल तो दिया कि फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट है, लेकिन इतनी भी ज्यादा फ्रीडम एंट्री में तो नहीं होती कम से कम, क्योंकि आपको क्या करना पड़ता है, अपने बिजनेस को पेटेंट करवाना पड़ता है। ठीक है, अब ऐसे नहीं है कि अगर आपका मन करे चलो आज टूथपेस्ट बनाते तो बनाने बैठ जाओगे, नहीं, आपको क्या करनी पड़ती है, उसके लिए लाइसेंसिंग लेनी होती है, पेटेंट राइट लेने होते हैं, गवर्नमेंट से अपनी फर्म का रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। तो इसने बोला कि द न्यू फर्म में नॉट हैव एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, सॉरी एंट्री इनटू द इंडस्ट्री। छोड़ने के लिए आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोडक्ट ऑफ सम फर्म में भी लीगली पेटेंटेड। न्यू फर्म्स कैन नॉट प्रोड्यूस आइडेंटिकल प्रोडक्ट। जो न्यू फर्म है वो ऐसा तो नहीं है कि पहले जो फर्म ऑलरेडी काम कर रही है उनके जैसा सेम प्रोडक्ट बनाने लगे। तो इसने बोला नो राइवल फर्म कैन प्रोड्यूस ए सेल अ पेटेंटेड आइटम लाइक वुडलैंड ब्रांड ऑफ शूज। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या समझा कि फ्रीडम होती है एंट्री एंड एग्जिट की, लेकिन एंट्री में उतना ज्यादा फ्रीडम नहीं होता जितना हमें लगता है। ठीक है, क्योंकि हमें अपने बिजनेस को पेटेंट करवाना पड़ता है, उसका रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, ये सारी की सारी चीजें। तो यहाँ पे हमने 4 फीचर पढ़ लिए इसके। अभी हमें नेक्स्ट क्या पढ़ना है कि नॉन प्राइस कंपटीशन होता है। क्या होता है, नॉन प्राइस कंपटीशन होता है। नॉन प्राइस कंपटीशन का मतलब होता है कि नॉन प्राइस कंपटीशन इज अनदर इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। द फर्म ऑफन अवॉइड गेटिंग इनटू प्राइस वॉर, इंस्टेड दे फोकस ऑन नॉन प्राइस कंपटीशन। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो मोनोपोलिस्टिक फर्म है ना, वहां पे जो फर्म होती है वो क्या करती है, प्राइस के ऊपर कभी भी कंपटीशन नहीं करती, क्योंकि उन्हें पता है अगर प्राइस के ऊपर कंपटीशन करेंगे तो सारी फर्म को नुकसान क्या करना पड़ेगा, बियर करना पड़ेगा। इंस्टेड वो किसके ऊपर बेसिकली कंपटीशन करते हैं, क्वालिटी के ऊपर। ठीक है, ब्रांड के ऊपर कंपटीशन करते हैं। वो अपनी क्वालिटी के इनहेंसमेंट के ऊपर काम करते हैं। क्या करते हैं, क्वालिटी के इनहेंसमेंट के ऊपर काम करते हैं कि कैसे क्वालिटी को बेटर करके हम क्या करें, एक अच्छा प्राइस चार्ज कर सके अपने कस्टमर से। तो कैसे कंपटीशन होता है, नॉन प्राइस कंपटीशन होता है। लैक ऑफ परफेक्ट मोबिलिटी होती है, इसको समझते कि क्या है। इसने बोला फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लैक परफेक्ट मोबिलिटी, अकॉर्डिंगली डिफरेंट प्राइसेस प्रिवेल फॉर द सेम फैक्टर इन द मार्केट। अब इसको समझते कि क्या है। कहते हैं कि यहाँ पे परफेक्ट मोबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि एक जो आपका एम्प्लॉय है जो आपके पास काम कर रहा है, या एक जो फर्म है, एक जो प्रोड्यूसर है, वो ऐसा नहीं है कि आज उसका मत, जैसे मान लो कि अगर मैंने बोला कि जो एक ब्रांड है किसका, टी लीव्स का, मान लेते हैं कि टाटा टी है। अगर मान लो कि आज टाटा टी का मन करता है कि नहीं यार अब मेरे को टाटा टी नहीं बनानी, मतलब मार्केट में मेरे को उसे सेल नहीं करना, मेरा मन कर रहा है कार बनाने का, तो ऐसा तो नहीं है कि अगले दिन वो कार बनाने पहुंच जाएंगे, नहीं। इसमें इतनी ज्यादा परफेक्ट मोबिलिटी नहीं होती जितनी हमारी किसमें होती है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन में होती है। क्यों, वहां पे तो आपका मन ठीक है, अगर आपको एप्पल सेल नहीं करना तो ठीक है, आप नेक्स्ट डे क्या करो, अनियन सेल कर लो, वहां पे इतनी ज्यादा इश्यू नहीं होता। बट यहाँ पे इश्यू होता है क्योंकि हमारा फिक्स कैपिटल बहुत ज्यादा मात्रा में लगा होता है। एंड सेकंड, इसके अलावा स्किल्स का भी होना जरूरी है। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लैक परफेक्ट मोबिलिटी, डिफरेंट प्राइसेस प्रिवेल फॉर द सेम फैक्टर इन द मार्केट। फिर इसके बाद हमें समझना है कि लैक ऑफ परफेक्ट नॉलेज होती है। क्या होती है, लैक ऑफ परफेक्ट नॉलेज होती है। सेलर्स एंड बायर्स ऑफ द प्रोडक्ट लैक परफेक्ट नॉलेज अबाउट द मार्केट बिकॉज ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। इट इज नॉट इवन पॉसिबल टू हैव परफेक्ट नॉलेज अबाउट अ वेराइटी ऑफ ब्रांड्स इन द मार्केट। दिस लीड्स टू द कंज्यूमर एक्सप्लॉइटेशन बाय वे ऑफ हायर प्राइसेस फॉर द लो क्वालिटी प्रोडक्ट। इसने क्या समझाया, इसने समझाया कि सेलर एंड बायर जो होते हैं प्रोडक्ट की, उनके पास थोड़ी ना नॉलेज कम होती है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट का बेसिकली क्या होते हैं, सेल होते हैं। एंड हर एक प्रोडक्ट के अलग अलग फीचर्स होते हैं। ठीक है, तो कस्टमर समटाइम ये पता नहीं कर पाता कि कौन सा प्रोडक्ट ऐसा है जो उसकी नीड को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। और इसकी वजह से कई बार ऐसा भी हो जाता है जो कस्टमर होता है वो एक्सप्लॉइट हो जाता है, उसका शोषण हो जाता है बाय वे ऑफ हायर प्राइस। मतलब उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी होती नहीं है बट वो हायर प्राइस पे करके आ जाता है बिकॉज ऑफ फायर एडवर्टीजमेंट। ठीक है, ये लोग अपने एडवर्टीजमेंट इस तरीके से करवाते हैं कि समटाइम जो कस्टमर होता है वो क्या हो जाता है, मिसगाइड हो जाता है। ठीक है, तो कितना हमने इसके फीचर पढ़े बेसिकली मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के,
सिक्स फीचर पढ़े। ठीक है, अभी हमें समझना है कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का डिमांड कर्व क्या होता है। अच्छा, डिमांड कर्व हमने किस किस का पढ़ लिया, हमने परफेक्ट कंपटीशन का पढ़ा था कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है। फिर हमने समझा था कि हमारा मोनोपोली का क्या होता है, हमने बोला था डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। ठीक है, इसी तरीके से हम इसका भी समझेंगे कि हमारा डिमांड का मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का क्या होता है, तो हम समझेंगे पार्शियल कंट्रोल ओवर प्राइस लीड्स टू डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व ऑफ द फर्म। कहता है क्योंकि प्राइस के ऊपर क्या होता है, पार्शियल कंट्रोल होता है। कैसे कंट्रोल होता है, पार्शियल कंट्रोल होता है, जो कि प्राइस को क्या करता है, डाउनवर्ड जो कि सॉरी हमारी डिमांड कर्व को क्या करता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग बनाता है। कैसे बनाता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। डाउनवर्ड स्लोपिंग का मतलब क्या होता है कि अगर मेरा प्राइस यहाँ पर है तो मैं इतनी क्वांटिटी क्या कर सकते हैं, इसकी परचेज कर सकते हो। लेकिन जैसे ही मैंने अपना प्राइस थोड़ा कम करा ना, तो मेरी डिमांड क्या उठ जाएगी, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। quantity sold increase when price is reduced. If price is that, quantity sold tends to reduce. तो यहाँ पे हमारा क्या करता है, लॉ ऑफ डिमांड पूरी तरीके से काम करता है बेसिकली। यहाँ तक हमने क्या करिए, अभी तक हमने पार्ट वन में पढ़ा था कि हमारा परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, पार्ट टू में हमने पढ़ लिया कि हमारी मोनोपोली क्या होती है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है। चलो, अगर आपको आप लोगों ने पार्ट वन नहीं देखा तो प्लीज इसका पार्ट वन देख लेना, सो दैट कि आपको चैप्टर की कंप्लीट क्लियरिटी हो जाए। एक बार फटाफट इसका रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि रिवीजन करने से क्या होता है, हाथों हाथ चीजें हमें रिवाइज हो जाती है। चलो, सबसे पहले हमने मोनोपोली समझा था। मोनोपोली में हमने समझा था कि सिंगल सेलर होता है, कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट उसका नहीं होता है। फिर हमने समझा था कि जो मोनोपोली होती है ये दो शब्दों से मिलकर बनी है। एक वर्ड का मतलब होता है मोनो और एक का मतलब होता है पोली। जहां पर मोनो का मतलब क्या होता है, बेसिकली सिंगल, एंड पोली का मतलब होता है कंट्रोल। तो इसका मतलब भी क्या होता है, एक सिंगल कंट्रोल, एक ऐसी मार्केट जहां पे प्रोड्यूसर का क्या होता है, सिंगल कंट्रोल होता है। फिर इसके बाद हमने फीचर्स में पढ़ा था कि इसमें एक ही सेलर होता है जबकि लार्ज नंबर ऑफ बायर होते हैं। यहाँ पे एक ही सेलर का मतलब ये नहीं है कि एक ही इंसान होगा। यहाँ पे एक सेलर का मतलब होता है एक फर्म हो सकती है, कंपनी हो सकती है, एक स्टेट हो सकता है। ठीक है, फिर हमने इसका सेकंड पढ़ा था कि एंट्री पे बेसिकली और एग्जिट पे दोनों पे क्या होती है, रेस्ट्रिक्शंस होती है। हमारा मन करेगा तो हम छोड़ के नहीं जा सकते, हमारा मन करेगा तो हम एंट्री नहीं ले सकते। क्यों, क्योंकि इसमें कुछ पेटेंट राइट्स होते हैं जिसकी वजह से आपको क्या है, इजीली एंट्री नहीं मिल पाती। सेकंड, आपके जो प्रोडक्ट होता है उसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट भी मार्केट में अवेलेबल नहीं होता। इसके बाद हमने समझा था कि हमारा प्राइस के ऊपर पूरा पूरा कंट्रोल होता है। ठीक है, हमने क्या समझा था, प्राइस के ऊपर पूरा पूरा कंट्रोल होता है। अच्छा, प्राइस के ऊपर पूरा कंट्रोल होने के कारण यहाँ पे प्राइस का डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि कोई कंपनी अगर दिल्ली में किसी प्रोडक्ट को 1,000 में बेचती है तो दिल्ली के बाहर वो उसे 1,500 का बेचे, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है। अगर डिमांड कर्व की बात करें तो डाउनवर्ड स्लोपिंग इसका डिमांड कर्व होता है। इसके बाद हमने इसकी बेसिकली चार कंडीशन पढ़ी थी कि किसकी वजह से मोनोपोली आती है। तो पहला हमने समझा था कि गवर्नमेंट लाइसेंसिंग। समटाइम गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है कि उसे किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए एक प्रोड्यूसर को वो क्या करती है, लाइसेंस ग्रांट कर देती है। ठीक है, इसके बाद सेकंड हमने इसका क्या, सेकंड हमने पढ़ा इसका पेटेंट राइट। पेटेंट राइट में क्या होता है, जब हम अपने प्रोडक्ट को क्या करते हैं, पेटेंट करवा लेते हैं कि हमारा जैसे प्रोडक्ट मार्केट में कोई और नहीं बनाएगा। इसके बाद नेचुरल अकरेंस होती है। समटाइम हम क्या करते हैं, मोनोपोली क्रिएट करते नहीं, बट मोनोपोली क्रिएट हो जाती है। इसके बाद हमने लास्ट समझा था कार्टेल। समटाइम पेपर में सिर्फ कार्टेल्स के बारे में ही लिखने को आ जाता है कि व्हाट इज कार्टेल। तो आपको पता होना चाहिए कि कार्टेल क्या होता है, ग्रुप ऑफ फर्म्स होते हैं जो क्या करते हैं, कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग करते हैं। किस चीज को, फायर्स कंपटीशन को खत्म करने के लिए। मतलब मार्केट में कंपटीशन को कैसे खत्म करा जाए, इसके लिए क्या करते हैं, सारी फर्म्स एक साथ आ जाती है। और यूजुअली ये क्या करती है, बेसिकली इनकी जो क्या होती है, कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग होती है ओवर द प्रोडक्शन एंड प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, इसके बाद हमने मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन पढ़ा था कि इसमें बहुत सारे बायर, बहुत सारे सेलर क्या करते हैं, डिफरेंशिएट प्रोडक्ट को सेल करते हैं ट्रेड नेम का यूज करते हुए। इसके बाद हमने समझा था कि जो हमारी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होते हैं वो कहीं तो परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली के बीच में होती है। ठीक है, इसमें दोनों के फीचर होते हैं, ये चीज समझी थी। फिर हमने समझा था कि इसका जो प्राइस के ऊपर क्या होता है वो पूरा पूरा कंट्रोल ना हो, कि कैसा कंट्रोल है, सिर्फ पार्शियल कंट्रोल है। फीचर में हमने समझा था कि लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर होते हैं, प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन करके चलते हैं ये लोग। इनका सेलिंग का कॉस्ट होता है, मतलब ह्यूज कॉस्ट इनको बियर करना पड़ता है ओवर द एडवर्टीजमेंट। इसके बाद हमने देखा था फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट होती है, लेकिन एंट्री के केस में उतनी ज्यादा फ्रीडम नहीं होती जितनी बेसिकली हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं। क्यों, क्योंकि ड्यू टू पेटेंट राइट। इसके बाद हमने देखा था कि ये कभी भी प्राइस के ऊपर कंपटीशन नहीं करते हैं, क्योंकि प्राइस के ऊपर कंपटीशन रखेंगे तो सारी फर्म्स को पता है कि लॉस हमारा ही है। ठीक है, तो इसीलिए क्या करते हैं, क्वालिटी के ऊपर बीट करते हैं एक दूसरे को। फिर लैक ऑफ परफेक्ट मोबिलिटी होती है, क्योंकि इसमें स्किल बहुत ज्यादा चाहिए होती है, कैपिटल बहुत ज्यादा चाहिए होती है। तो उसकी वजह से यहाँ पे हमेशा क्या होता है, परफेक्ट मोबिलिटी होती है। ठीक है, लैक ऑफ परफेक्ट मोबिलिटी होती है, सॉरी। फिर है लैक ऑफ परफेक्ट नॉलेज। यहाँ पे क्या है, क्योंकि बहुत सारे बेसिकली जो सेलर होते हैं मार्केट में अपने प्रोडक्ट को क्या करते हैं, एडवर्टीजमेंट के थ्रू सेल करवाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होती है,
यहाँ पे क्या होती है, ह्यूज कॉस्ट बियर कर, सॉरी, परफेक्ट नॉलेज होती है किस चीज की, लैक ऑफ परफेक्ट नॉलेज होती है किसको, कस्टमर को। इसके बाद हमने देखा था कि इसका डिमांड कर्व क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है, ये चीज हमने समझी थी, क्योंकि यहाँ पे जो कस्टमर होता है वो अपनी टेंडेंसी, उसकी टेंडेंसी है कि बेसिकली अगर प्राइस ज्यादा होगा तो मैं कम कंजम्पशन करूंगा, प्राइस कम होगा तो ठीक है कंजम्पशन को बढ़ा देंगे। यहाँ पे हमारा पार्ट टू एंड होता है, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या होता है, पार्ट टू एंड होता है। पार्ट वन का हमारा पार्ट वन में हमने क्या पढ़ा था, पार्ट वन में हमने पढ़ा था परफेक्ट कंपटीशन। पार्ट टू में हमने क्या पढ़ा है, मोनोपोली प्लस मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। इसके बाद थर्ड वन इज, जो हमारा पार्ट थ्री है उसमें हम क्या पढ़ेंगे, उसमें हम पढ़ेंगे ओलिगोपोली के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, ओलिगोपोली के बारे में, ठीक है। आई होप चीजें समझ में आई होंगी। अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट हो, ठीक है, कॉन्सेप्ट को लेके या लैंग्वेज को लेके या फिर नोट्स को लेके, तो प्लीज अपने को कमेंट सेक्शन के थ्रू बता देना, ठीक है। अगर आपको ये नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए होंगे तो भी अपने को कमेंट सेक्शन के थ्रू बता देना, ठीक है। आई विल शेयर द एंड इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा हम क्या करेंगे, इसके पार्ट थ्री को पढ़ेंगे, ओलिगोपोली को, नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।